नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जिस दिन से अमेरिका युद्ध मैदान से भागने की तैयारी में जुटा है, जिस दिन से ट्रंप कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र इन तमाम देशों के जरिए मैसेज भिजवा रहे हैं कि कोई रास्ता दे दो, सेफ पैसेज, जिस रास्ते से हम भाग जाएं इज्जत बचा करके। उसी दिन से ईरान एक बात लगातार कहता आया है कि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सबसे ज्यादा अविश्वसनीय, विश्वासघाती, धोखेबाज व्यक्ति है। जब-जब ये पीस शांति के लिए, पीस के लिए टेबल पर बैठता है, वार्ता के जाल में फंसाता है, तब अटैक करता है और बाकायदे एग्जाम्पल देके, उदाहरण देकर के ईरान ने बताया है। पहली बार वार्ता के टेबल पर बैठा, तब अटैक किया जब पिछली बार अटैक हुआ था। इस बार जिनेवा में जब बिटकॉफ और दामाद दोनों बैठे थे और अरागची बैठे थे, उसकी तो खबर भी आ गई ओमान की मध्यस्थता में। वहां पर ईरान तैयार भी था अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए, तब इसने अटैक कर दिया। तो इसके डीएनए में, अब डीएनए वाला ईरान ने नहीं बोला लेकिन मैं बोल देता हूं, इसके डीएनए में मक्कारी, धोखेबाजी है और वही काम आज फिर किया है। आज सुबह कहा कि जिसको खुलवाना है भैया होर्मुज खुलवा लो, अब हम यहां से वापसी का रास्ता देख रहे हैं, हम वापस जाएंगे। हमने ईरान को बुरी तरह हरा दिया है, ईरान की सेना हमारे नियंत्रण में है, सब कुछ बोल दिया। और उसके बाद इतना भी कहा कि रिजिम चेंज हम नहीं चाहते थे, लेकिन अपने आप रिजिम चेंज बाई चांस, एक्सीडेंटली रिजिम चेंज हो गया है और वो जो रिजिम चेंज हुआ है बहुत अच्छा है, वो समझदार लोग हैं, उन समझदार लोगों से हमारी बातचीत हो रही है डील की। लेकिन धोखेबाज, कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो धोखेबाज कितना भी राम नाम जप ले, आखिर में मुंह में राम बगल में छुरी, आखिर में छुरी मारेगा ही मारेगा। वही किया, खामनेई के सलाहकार को उड़ा दिया। हालांकि अभी वो तो अस्पताल में है, लेकिन पत्नी की मौत हो चुकी है। अब ईरान इस पर आग बबूला न हो, इस धोखेबाजी पर ट्रंप के, तो क्या करे? आग बबूला भी है और जिस अंदाज में जवाब देता आया है उसी अंदाज में दे रहा है। इससे बहुत बड़े-बड़े लीडर्स उसके खत्म हो गए। खामनेई की शहादत हो गई। खामनेई, अयातुल्लाह अली खामनेई सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई। नौसेना कमांडर तंगसीरी को मार दिया। सिक्योरिटी चीफ को मार दिया। पूरा का पूरा जो पहला लेयर था लीडरशिप का ईरान में, पूरा साफ कर दिया। तब उन्हें फर्क नहीं पड़ा। वो तो दो ही बात कहते हैं कि उनके लिए जीत और शहादत दोनों बराबर सम्मान की बात है। जीत में जितना सम्मान है उतना ही शहादत में है। चलिए, कोई बात नहीं, आपने उड़ा दिया। उसका रिटेलिएशन जो जवाब आया है, हाइफा पर मिसाइल गिराई है और हाइफा में बड़े नुकसान की खबर है। हाइफा के अलावा बहरीन से लेकर के और जो है कुवैत तक, इराक तक लगातार हमलों को तेज कर दिया गया है। इसी बीच आईआरजीसी की तरफ से एक और लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि टारगेट पर कौन-कौन है। ईरान बता के मारता है। ईरान पीठ में छुरा नहीं भोंकता है। पिछले 32 दिनों में ये बात साबित हो चुकी है, 33वां दिन है। जरा हेमंत भाई को ले आइए, फिर मैं दिखाता हूं खबरें क्या हैं। स्वागत है हेमंत भाई। हेडलाइन लाइए भैया, हेडलाइन दिखाइए। ये देखिए, ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार अमेरिकी हमले में घायल, पत्नी की मौत, दावा पाकिस्तान उनके जरिए ही ईरान से सीज फायर वार्ता कर रहा था। यानी सीज फायर वार्ता जो डील की बात चल रही थी, उस डील में जो मीडिएटर था, जिससे आप जो है बार्गेन कर रहे थे, उसी को आपने मार दिया, उसी पर अटैक कर दिया। वो तो अभी बचे हुए हैं, लेकिन उन्हीं पर अटैक कर दिया। आपसे कौन वार्ता करेगा? कौन आप पर भरोसा करेगा? आप भरोसे के लायक नहीं हो, ये साबित कर चुके। इससे पहले भी वार्ताकारों की हत्या का आरोप है इजराइल पर, वार्ताकारों की हत्या कर चुका है। जरा खबर के भीतर चलिए, खबर के भीतर चलिए। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री
कमाल खराजी पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई है और वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में उनके घर पर एयर स्ट्राइक की गई। इस हमले के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईरानी मीडिया और स्थानीय रिपोर्ट्स में इसे हत्या की कोशिश बताया गया। खराजी अभी ईरान की स्ट्रेटेजिक फॉरेन रिलेशंस काउंसिल के चेयरमैन हैं। यह संस्था सीधे देश के सर्वोच्च नेता को सलाह देती है और विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाती है। ये डायरेक्ट पहले आयतुल्लाह अली खामेनेई को रिपोर्ट करते थे, अब मुस्तफा खामेनेई को करते हैं, और यही वो माध्यम थे जिनके जरिए पाकिस्तान अपनी बातें रख रहा था। अमेरिका पाकिस्तान के जरिए इन तक बातें पहुंचवा रहा था और इन्हीं पर एयर स्ट्राइक कर दिया। अब ये इजराइल ने किया है, अमेरिका ने किया है, ये क्लियर नहीं है। इजराइल यह भी कर सकता है, इजराइल तो मतलब नरसंहार का मास्टर रहा है भाई, युद्ध अपराधी उसका प्रधानमंत्री है। इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको मतलब घोषित कर रखा है, वारंट है उस पर। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका किसी से डील न कर पाए, इस चक्कर में इजराइल उड़ा रहा हो। ये तो अमेरिका और ट्रंप को देखना चाहिए, या ट्रंप की धोखेबाजी का इतिहास पुराना है, वो फिर से अपने उसी चरित्र को दोबारा से पुनर्जीवित कर रहा हो। ये दोनों बातें हो सकती है। पहले मैं इसी चलता हूँ, हेमंत भाई सुबह क्या क्या डायलॉग बाजी किया है, वही घिसा हुआ टेप रिकॉर्डर, और फिर जो है जिससे वार्ता कर रहा था उसी पर एयर स्ट्राइक कर दिया। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए आशीष भाई, पहले दिन से एक बात क्लियर है 28 फरवरी से लेकर के आज तक, कि ये युद्ध किसी भी सूरत में ट्रंप का युद्ध नहीं है, ये विशुद्ध तौर पर नेतन्याहू का युद्ध है। जिस घटना से शुरुआत की थी उसी घटना पे वापस आ गए। 28 तारीख को पहला अटैक किस बात पे हुआ था कि खामनेई साहब अपने पूरी कैबिनेट के साथ, अपने टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले थे। पहले वो डेट 26 तारीख थी अगर आपको ध्यान हो तो, बाद में उनकी इंटेलिजेंस ने बताया कि नहीं 26 को नहीं, वो मीटिंग 28 को सुबह सुबह होगी। तो इन्होंने वो 28 को टारगेटेड किलिंग की, खामनेई साहब प्लस 45 के आसपास उनकी टॉप लाइन लीडरशिप। तो ये बेसिकली सारे का सारा, आपने कहा कि ये हमला किसने किया कमल खराजी के ऊपर, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत मानिए कि इस काम की माहिर मोसाद है, इस काम का माहिर इजराइल है। टारगेटेड किलिंग केवल वो करते। ट्रंप की जो दुकान है वो बड़े पैमाने पर विध्वंस फैलाने के लिए है। वो जो ये टारगेटेड किलिंग्स का जो सारे का सारा स्पेशलाइजेशन है वो मोसाद का आज से नहीं है, बरसों से है। और उसके आपको पता है ईरान के अंदर भी और तमाम दुश्मन देशों के बीच में बहुत डीप एसेट्स भी है। रियल टाइम में आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, उनको सारी की सारी सूचनाएं होती। तो उसी लाइन के ऊपर ये चल रहा है। 4 दिन से आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व की हो कि ट्रंप ने बड़ी कोशिश की, वो ये तो कहता ना कि हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है, उसने कभी भी वार्ताकारों के नाम नहीं बताए। हाँ। और वार्ताकारों के नाम क्यों नहीं बताए थे? वो केवल इसलिए नहीं बताए थे कि अगर पता लग गया बाहर तो ये उसको टारगेट कर देंगे, और वही हुआ। और आप ये समझिएगा कि ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट नहीं, व्हाइट हाउस के ट्रंप की टीम के अंदर मोसाद के एजेंट्स है। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। अरे जिसका दामाद ही मोसाद का एजेंट हो भाई, अब कहाँ इतना तो मैं अगली ही लाइन ये कह रहा हूं कि जेरेड कुशनर जिसका वार्ताकार हो, ठीक, जो घोषित पूरे का पूरा जियोनिस्ट उसका वो आदमी है नंबर 1। पीट हेगसेथ को देख लीजिए, बाकी जितने भी हैं अपना ये मार्को रूबियो और जितने भी हैं, और खुद ट्रंप भी, ट्रंप इज कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड। तो इन्होंने कोशिश ये की थी कि इसका नाम ना बोला जाए, लेकिन ट्रंप जितने लोगों से दिन में मिलता है वो कहीं ना कहीं लूज कैनन है, उसके मुंह से नाम निकला नहीं, वो बात मोसाद तक पहुंची नहीं। बाकी तो काम फिर 2 ही मिनट का है इनका, रियल टाइम इनके पास सब कुछ होता है, वो इन्होंने कर दिया। देखिए आशीष भाई, पहले दिन से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जब तक इजराइल की चलेगी, जब तक नेतन्याहू के हाथ में रिमोट रहेगा, जब तक वो कुछ पूछ लेना चाहेगा, कोई भी बातचीत या तो शुरू नहीं होगी या सिरे नहीं चलेगी। और इसका इतिहास अब से नहीं है, पिछले साल जून पे चल पड़ी है, जब अटैक किया गया था तब भी बातचीत ही हो रही थी, तब भी ऐसे ही टारगेटेड किलिंग्स की गई थी धोखा देकर के। इस बार भी बातचीत के दौरान ही किलिंग्स की गई, नहीं तो 28 को हमला हुआ है। 2 मार्च को आपको पता है कि मीटिंग होनी थी ओमान के अंदर अगले राउंड की, ये ऑफिशियल है। और बाकायदा ओमान के विदेश मंत्री ने कहा, ब्रिटिश डिप्लोमेट जो उस मीटिंग में थे उसने भी कहा कि हम तो हैरान थे कि ईरान इतनी बड़ी ऑफर कर सकता है परमाणु फैसिलिटीज को लेकर के, उसके बावजूद भी अटैक किया गया। तो आप सीधा एक चीज आपको शुरू पहले दिन से पता है कि फोकस केवल एक बात का है, ना तो किसी हार्मूज से मतलब है, ना किसी ट्रंप से मतलब है,
उसको अपनी जान बचाने से मतलब है, जिसका नाम नेतन्याहू। उसको ये पता है कि 26 अक्टूबर से पहले वहां पर चुनाव होने, ठीक। और अगर किसी 1% उसकी सत्ता चली गई तो उसका सीधा दरवाजा जेल का है, उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं उसके पास। तो इसके लिए उसको चाहे गजा में कुछ करना पड़े हमास के नाम पर, चाहे उसको लेबनान के अंदर कुछ करना पड़े, चाहे उसको ईरान के अंदर कुछ भी करना पड़े, वो पीछे नहीं हटेगा। और जैसे अपने यहाँ भारत अच्छे दिन की बात शुरू करके सत्ता हथियाई गई थी, वैसे ही वो व्यक्ति ग्रेटर इजराइल का सपना बेच रहा है। ये अलग बात है कि अब आज जैसे 34वां दिन है युद्ध का, युद्ध के 34वें दिन आज की तारीख में इजराइल की जनता में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसने, आपने देखा परसों जिस तरीके सड़कों पर आकर के नेतन्याहू के खिलाफत की, क्योंकि एक लिमिट है भाई। पिछले साल जून से लेकर अब तक एक दिन ऐसा बताइए जिस दिन इजराइल युद्ध में नहीं था। अगर इनके साथ नहीं तो हमास के साथ थे, हमास के साथ नहीं तो हिजबुल्लाह के साथ है, हिजबुल्लाह नहीं तो लेबनान में जाग उसे। तो उसने तो 2022 में जब से पीएम बना इस बार, उसने तो युद्ध के अलावा कोई काम किया ही नहीं। झंडा केवल एक राष्ट्रवाद का। मुझे लगता है कि इस बार जो वहां पर जो इसकी शेल्फ लाइफ है नेतन्याहू के राष्ट्रवाद की, वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है आशीष भाई। आज आपने सुबह एक चीज ऑब्जर्व की कि नहीं मुझे नहीं पता, सुबह 6:30 बजे महाबली ने, स्वयंभू महाबली ने 6:30 बजे 19 मिनट की बकवास की थी राष्ट्र के नाम संबोधन के नाम पर। जिस समय वो बातचीत चल रही थी उसी समय एग्जैक्टली अगर आप मार्क करेंगे तो उसी समय तेल अवीव पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी, रियल टाइम। इधर ये बोल रहा था, उधर वो कार्यक्रम आतिशबाजी का चल रहा था। और वहां पे हुआ कि आपको पता है, जितनी पानी की सप्लाई लाइन थी, जितनी सीवर की सप्लाई लाइन थी, पूरे तेल अवीव के अंदर जलमग्न सारा सौदा सब कुछ था। तो आप वो क्या कह रहा था मुहबली कि भाई हमने तो ईरान का सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये भी इनका जो राष्ट्र अपना इजराइल प्रधानमंत्री है वो कल से क्या कह रहे हैं कि अब हमें ईरान से अपने अस्तित्व का खतरा नहीं। असली खतरा ही अब है। घायल शेर को अगर आप छोड़ दोगे वो आपको बख्शेगा नहीं किसी भी सूरत में। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इन 34 दिनों ने एक ही बात प्रूव की है कि एक ग्रुप है जो धोखे में मारता है, चाहे वो ट्रंप हो चाहे वो नेतन्याहू, और दूसरा है जो बता करके ठोकता है कि आज अमेजन का नंबर है, आज एप्पल का नंबर है, आज कतर का नंबर है, आज फलाने का नंबर है कह करके। ये है सीधी सीधी युद्ध नीति कि जो हमसे टकराएगा उसका इलाज हो जाएगा। अब जो इन्होंने ये किया, अब क्यों किया ये? किसी भी सूरत के अंदर इजराइल नहीं चाहेगा कि अमेरिका के साथ किसी भी लेवल की कोई बातचीत शुरू भी हो, क्योंकि बातचीत शुरू हुई तो ट्रंप को भागने का बहाना मिल जाएगा, ये नेतन्याहू को भी पता है। और लेकिन उसको उसके पास जो मजबूत पॉइंट है ना शीश भाई, वो है एप्स्टीन वाला। अल्टीमेटली ट्रंप चाहे कितने ही हाथ पैर मार ले, नौकरी तो उसको भी प्यारी है ना। करना क्या है, 2 वीडियो ही तो निकलने हैं। आपने यूएस कांग्रेस में अटॉर्नी जनरल की बद पिटवा के रख दी पॉम बॉन्डी की, बेचारी मुंह दिखाने लायक नहीं है, उसके बावजूद भी वो उसको डिफेंड कर रही है। वैसी सूरत के अंदर ट्रंप के चाहने वाले बहुत है अमेरिका के अंदर भी, इजराइल के अंदर भी। अगर 2 वीडियो ही तो लीक करनी है एप्स्टीन के साथ, बाकी काम तो खुद ही हो जाएगा। फिर कौन सा युद्ध और किसकी हो, फिर तो ट्रंप के ऊपर आ जाएगी सारी की सारी। इसलिए ट्रंप कंप्लीट कंप्रोमाइज्ड है। जो कल वो दिन में बातें कह रहा था, आज उसने देश के राष्ट्र संबोधन में वही तो किया, उसके अलावा एक शब्द क्या कहा। 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, फला लगेगा, तो उसके अलावा क्या था वो तो कल कह चुके थे तुम। इसका मतलब कल ही नहीं, पूरे संबोधन को मैं उस बीच में 30 सेकंड वो करूं, पूरे आप ट्रंप का ट्रुथ खोलिए और पिछले आप 15 दिन में ट्रुथ पर उसके सारे पोस्ट को कलेक्ट कर दीजिए और आज उसका 20 मिनट आप मैच कर लीजिए। कोई एक नई इंफॉर्मेशन मुझे बता दीजिए जो आज 20 मिनट में एक नई इंफॉर्मेशन, नया डिक्लेरेशन कुछ भी हो। वो सब कुछ वही है, वो आकर के बेमतलब का अपना 20 मिनट खराब किया और दुनिया भर का खराब किया। नहीं खराब नहीं किया, उसकी ऑप्टिक्स का हिस्सा है। उसको डेली कुछ न कुछ टीवी की फुटेज खानी होती है। वो रियल टीवी स्टार है, उसको नहीं मतलब कौन इजराइल कौन ईरान क्या है, जो मर्जी है बोलता है। पाषाण युग में भेज दूंगा। 9 करोड़ लोग हैं ईरान के अंदर, 9 करोड़। कैसा विध्वंस का आशीष भाई, ऐसी कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? और जब आप इस तरह की बकवास करते हो तो एक मतलब बड़ा साफ है कि आप यू हैव लॉस्ट योर बैलेंस, वो तो क्लियर है। दूसरी बात जो है ना कि यू आर आउट ऑफ आइडियाज नाउ। 19 मिनट के भाषण में एक भी वाक्य नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। सारा घिसा पुटा वो पुरानी कैसेट उसी को रिवाइंड कर दिया।
इसका मतलब बड़ा साफ है कि ट्रंप कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड, जैसा हम पहले दिन से कह रहे हैं, कंप्रोमाइज्ड है, पूरे तरीके से रिमोट पे है, नेतन्याहू जैसे चाहे खेल रहा है। आप सोचिए क्या कहा था ट्रंप ने, दोनों झूठे हैं, दोनों मक्कार है बेसिकली। ट्रंप ने कहा कि हमसे पूछे बिना खरग आइलैंड पे हमला कर दिए, कहा था ना, है हिम्मत उसकी, कर देता। हकीकत ये है शीश भाई कि उसको अब परमिशन की जरूरत ही नहीं। अब तो ट्रंप हाथ जोड़ रहा है उसके रोज के, भाई बाबा मुझे निकल लेने दे यहां से, और वो नहीं निकलने दे रहा। हकीकत ये है, कोई माने चाहे ना माने, और वो नहीं निकलने दे नहीं रहा, निकलने दे नहीं रहा, वो निकलने देगा भी नहीं। जहां तक उसकी चलेगी वो निकलने नहीं देगा। इस पूरी परिस्थिति के अंदर जो पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत तेजी से बदलेगा, ये मान करके चलेगा। वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से बदलेगा। इस अब तक जो ये महाशक्तियां और ये सारा आप सुनते थे ना, एक बार ये लड़ाई खत्म होने दे, अमेरिका का स्थिति जो होगी पूरी दुनिया के सामने वो हास्यास्पद होगी। तुम क्या करने गए थे, क्या लेकर के आए, क्या हासिल हुआ। और अमेरिका के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने 200 बिलियन किस बात पे खर्च कर दिया, 200 बिलियन में अमेरिका में क्या क्या हो सकता था। कोई जवाब नहीं है। क्या कह रहा था वो अपने अपने मार्को रूबियो कि ईरान ने इतना पैसा खर्च किया, अगर अपने देश पे करता तो, और तुम करते तो। वहां पर वो चंद देने गए, अपना नहीं देख रहे कि तुम 200 बिलियन में यहां क्या कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के आशीष भाई, यूएस हैज लॉस्ट द वे। जो ट्रंप की टीम है वो कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड है। अब उसका तो सीधी सी बात है, जिसका बॉस कंप्रोमाइज होगा उस टीम में तो है भी क्या। सच बात तो ये है। तो नेतन्याहू जो चाहेगा वो करेगा, जहां चाहेगा इनको फंसवाएगा। और हकीकत में मेरी बात माने ना, आपने कहा कि ये वार क्रिमिनल है, इसको तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वारंट हो रखा है। आपको क्या लगता है ट्रंप छोटा वार क्रिमिनल है? जिस तरीके से 168 बच्चियों के ऊपर टॉम हॉक मारी गई, और फिर जो बेशर्मी के साथ वो डिफेंड करते हुए आखिर में कहां तक पहुंचे। कोई और देश कर सकता है, बहुत सारे देशों के पास टॉम हॉक है, लिस्ट आ गई टॉम हॉक कौन कौन ऑपरेट करते हैं। अल्टीमेटली वहीं के सांसदों ने बता दिया, वहीं के मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने बता दिया कि टॉम हॉक थी, वो अमेरिकन थी। उसके बाद भी उसको कोई पश्चाताप नहीं। पाषाण युग में बदल देने की बात आखिरी बार आपने किस युद्ध में सुनी थी? कह रहा है ना वो। इसका मतलब आप एक बात मानिए कि ही इज कंप्लीटली इन फ्रस्ट्रेशन। वो उसके दिमाग, उसके जुबान, उन दोनों के बीच में संतुलन नहीं है, और वो केवल विध्वंस ही देख पा रहा है। राष्ट्रीय नेता जो होते हैं ना, डिप्लोमेटिक्स जिसके अंदर एटिकेट्स होते हैं, मैनरिज्म होते हैं, दुनिया की एक समझ होती है, पूरे दुनिया का ये तो सबसे समघोषित दादा है, तो वो अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में स्टोन एज में रिवर्ट कर देंगे, आप सोच करके देखिएगा। इतना कहना मात्र ही वार क्राइम है। 9 करोड़ लोग रहते हैं ईरान के अंदर। वॉर क्राइम देखिए, हम उसको तो इंटरनेशनल कोर्ट ने नेतन्याहू को कह रखा है, ट्रंप ही नहीं। अगर ट्रंप, अमेरिका अपने मतलब ताकत का नाजायज बेजा इस्तेमाल नहीं करता, यूएन जैसे जो है संस्थाओं को अपने जेब में नहीं रखता, तो अमेरिका ही युद्ध अपराधी है खुद में। ये पहली बार थोड़ा है हेमंत भाई। हम लोग ट्रंप है आज तो ट्रंप पे चर्चा कर रहे हैं, कुछ एक राष्ट्रपति अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से ठीक भी रहे हैं। अमेरिका का इतिहास बहुत अपराधों से भरा हुआ है, बहुत बहुत पाप और गंदगी है अमेरिका के दामन में, बहुत पाप है। वियतनाम में आप अंदाजा लगाइए, जब आप इसकी चर्चा की ट्रंप की, जब 61 से 75 तक युद्ध चला, 61 से शुरू हुआ, 61 से 71 तक 10 साल। पता है, एक एजेंट ऑरेंज, दर्शक तलाशेंगे तो मिलेगी वो कहानी पूरी, मैं 2 लाइन में बताता हूँ। एजेंट ऑरेंज, उसको एजेंट ऑरेंज नाम से ही दुनिया भर में लोग जानते हैं, आज भी एजेंट ऑरेंज ही वियतनाम में, हमारे यहाँ भी एजेंट ऑरेंज कहते हैं। एक केमिकल था, उसको जहाज से 10 साल अमेरिका ने वियतनाम में नीचे जमीन पर जंगलों में खेतों में गिरवाया उसको। वो ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज इसलिए कहते थे कि ड्रम, जिस ड्रम में वो आता था उस ड्रम पे ऑरेंज कलर का स्टिकर लगा होता था, ऑरेंज कलर। जो वियतनाम में युद्ध हुआ, वियतनाम युद्ध में बहुत बुरा फंसा था, गुरिल्ला वार जो है वो लड़ते थे सब क्रांतिकारी, जो वियतनाम के क्रांतिकारी थे वो वियतनाम के संप्रभुता से, सम्मान से नहीं समझौता करते थे, जंगलों में छिप जाते थे, फिर वार करते थे। तो ये इसलिए गिराते थे, वो केमिकल जंगलों उंगलों को सब धीरे धीरे खत्म कर देता था एकदम, तो खुले खुले में दिखता था इसलिए।
10 साल में वो जमीन के भीतर सॉइल में चला गया, जंगल तबाह हो गए, खेती तबाह हो गई। और आज 2026 में आप वियतनाम, आप हो सकता है गए भी हों, कभी वियतनाम में वो करिएगा, आज भी सालाना रिपोर्ट आती है, तो उस एजेंट ऑरेंज का असर आज भी दर्जन, 2 दर्जन, 100, 200, 500 बच्चों पे आज भी पाया जाता है। आज सोचिए 60 साल बाद, वो जैसे वो हिरोशिमा नागासाकी को तो लोग सब कहते हैं परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था, कि आज भी वहां पर जो है अपंग हो जा बच्चे पैदा होते हैं, विकृतियां मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पाई जाती हैं। वियतनाम में भी ये हुआ है। तो इनके युद्ध अपराधों की श्रृंखला बहुत लंबी है। एक-एक युद्ध पे आप आएँगे तो हर युद्ध में ये इनके इनके पापों की कोई गिनती नहीं है। घड़ा ही नहीं भर रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है घड़ा भरा हो, यही ईरान में ही जाके फूटना हो घड़ा। ये भी हो सकता है कि कब भरा घड़ा, अब हमें नहीं पता, ऊपर वाला जानता होगा, तो हो सकता है ईरान में ही घड़ा फूटना हो इनका, पाप का घड़ा। ये इनकी कहानी है। ज़रा अगले आगे बढ़िए तो, आगे बढ़िए। Iran was crushing attacks on US after Trump's threats. ट्रंप के थ्रेट के बाद, पाषाण युग के बाद दनादन मिसाइलें दागी, वही हेडलाइन था। आगे बढ़िए जरा, आगे चलिए। ईरान बोला, ये थोड़ा मजेदार है विषय। जवाब ईरान बहुत तगड़ा देता है। ईरान को मैं कई चर्चाओं में कह चुका हूँ, फिर रेपुटेशन की कीमत पर एक बार फिर से कहूँ, जो आईक्यू लेवल की रिपोर्ट आती है दुनिया भर के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की, ईरान के लोगों का आईक्यू दुनिया के टॉप आईक्यू वाले लोगों में ईरान के लोग होते हैं। और वो मुझे, ये मैं इसलिए बार-बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि जब उनके जवाब या उनका मैं हास्य बोध, उनका तत्काल रिएक्शन जब ये देखते हैं तो लगता है वो आईक्यू रिफ्लेक्ट होता है उसमें। जैसे कहा था एक दिन, मैंने क्लिप सुनवाई थी, कहा यूरोप वालों को अगर दिक्कत है, कोई ग्रीनलैंड अमेरिका बार-बार छीनने की बात कर रहा है, तो तुम लोग नहीं बचा पाते हो तो हमको बता दो। ईरान ग्रीनलैंड की भी सुरक्षा कर लेगा, जैसे अपनी कर रहा है। तो ऐसे बहुत जोरदार आईक्यू लेवल उनका है कि इस गंभीर परिस्थिति में भी वो धज्जियाँ कैसे उड़ाते हैं। क्या बोला, हॉलीवुड के हॉलीवुड ने अमेरिका के दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया है। ईरान की सेना के एयर स्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग ईरान को धमकी दे रहे हैं, वे असल में अपने ही सैनिकों को मौत की तरफ ढकेल रहे हैं। माजिद मौसवी ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में भेजने की बात करना सिर्फ कल्पना है, ऐसा करना संभव नहीं है। हॉलीवुड ने आपके दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया है। अमेरिका सिर्फ 250 साल पुराना देश है, जबकि ईरान की सभ्यता 6000 साल पुरानी है और वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। बताओ, जिसने 250 साल का कुल इतिहास 300 साल का देखा, वो 6000 साल पुरानी सभ्यता को बता रहा है स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। ईरान की मिलिट्री यूनिट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह उनके कंट्रोल में है और यह अमेरिका के राष्ट्रपति की बेतुकी बातों से नहीं खोला जाएगा। आईआरजीसी ने साफ कहा कि जो देश ईरान के खिलाफ हैं, उनके लिए इस रास्ते को खोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, हेमंत भाई, ये सब हॉलीवुड दे- फिल्म में बौराए हैं क्या? अरे हॉलीवुड फिल्मों से माफ कीजिएगा, हॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित है। और जो इनका आर्मी का जो कमांडर है, टॉप कमांडर, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। हम्म, वो तो खुद ही रियलिटी शो का एक मास्टरपीस कलाकार है। उसके चेहरे पे कभी आपने किस तरीके की कोई गंभीरता देखी? किसी भी तरीके की कि उसकी जुबान से कभी कोई काम की लीजेंडरी बात निकली हो, कोई ज्ञान की बात निकली हो? वो तो अपनी केवल और केवल अपनी लफडरी के लिए जाना जाता है। वो किस तरह की वाहियात बातें, क्योंकि देखिए बहुत अब उसके बहुत समानताएं हैं। एक आप वाले मित्र भी हैं यहाँ पर, उनका भी डंका बजता है, उसका भी डंका बजता है। उन दोनों को कभी भी आपने गंभीर बातें, कोई भी फ्रूटफुल बातें, कोई भी विजनरी बातें करते हुए देखा नहीं होगा। गुरु चेले को जिनके गुड़ मिला रहे थे आप बैठ के, उन दोनों को। तो अमेरिका की प्रॉब्लम ही है कि 250 साल के अंदर कई बार क्या होता है ना कि वक्त काल और परिस्थितियों के कारण हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको समय से पहले ज्यादा ताकत मिल गई, तमाम कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से, भौगोलिक कारणों से, वैश्विक कारणों से, आर्थिक कारण, तमाम कारणों से। तो वो उसको पचा नहीं पा रहे। अब वो समय आ गया, मुझे लगता है कि ईरान
जो प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर है, कई बार मैंने आपने चर्चा की, प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर के पलटने का समय आ गया है। और ये काम जो शिद्दत से जो ट्रंप कर सकता है और कोई कर नहीं पाता, क्योंकि इतना सिरफिरा व्यक्ति ढूंढने के लिए पूरे देश को मेहनत करनी पड़ती है, और अमेरिका में भक्तों ने वो की है। उसका परिणाम आपके सामने आ रहा है। और अभी आप देखिएगा, अभी आप क्या देखते थे, RIC नाम की एक संस्था थी, रशिया, इंडिया, चाइना। जब ये युद्ध खत्म होगा ना, नई कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, रशिया, ईरान, चाइना, ये बनेगा, और उसके चारों तरफ खेल बनेगा, और आपके हाथ में पल्ले में कुछ नहीं रहेगा, आप हाथ मसलते रह जाएंगे। ईरान जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है संयम के साथ, मैं आपको पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूं आशीष भाई, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर ट्रंप यहां से लड़ाई छोड़ के भाग गए, और अगर अमेरिका के 5-4 बेसिस खाली हो गए, ट्रंप की इससे बड़ी हार और ईरान की इससे बड़ी समकालीन इतिहास में कोई जीत नहीं हो सकती। और आप मेरी बात मान लीजिए, ये होके रहेगा, होगा ये। कारण क्या है, जो उसने परसों सऊदी के क्राउन प्रिंस के बारे में कहा है, ही इज लिकिंग माई डैश एंड डैश, और उसके बाद सऊदी बेसिक उनके चमचे हैं जो भी, लेकिन ये बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, तो कोई खुद गैरतमंद आदमी इसको बर्दाश्त तो नहीं कर पाएगा, हजम तो नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो हुआ, मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ न कुछ खेल आपको देखने को मिलेगा, और वो खेल क्या मिला, उन्होंने अमेरिका से पूछे बिना यूक्रेन के साथ सीधा अपना अरेंजमेंट कर दिया, जैसा भी किया। तो अमेरिका को एक चेतावनी थी। मार्को रूबियो ने माफी मांगने के लिए फोन किया, मुलाकात की, तो उसने उसको बता दिया कि भैया तुम्हारे बस की हमारी रक्षा नहीं है, हम अपने नए एवेन्यूज देख रहे हैं। ये सारी चीजें अल्टीमेटली कहां पहुंचेंगी? आज के भाषण में सुनिए, परसों कह रहा था, ही वाज लिकिंग माई सच एंड सच, आज कहता है कि सऊदी, UAE, बहरीन, कुवैत, कतर, दे आर डूइंग ग्रेट। मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड बट आई कैन ruin हिज कैरियर। सोचिए भाई साहब, मुंह के आगे मैदान है, जो मर्जी है, ही हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑन हिज टंग एंड हिज थॉट प्रोसेस आल्सो। आशीष चित्रांशी मेरे दोस्त हैं, तो मैं ये सपने में भी कैसे कह सकता हूं, अचेतन अवस्था में भी, कि मैं उनका करियर खराब कर सकता हूं? हाउ कम? और अगर मैं ये कह रहा हूं तो फिर हम दोस्त कैसे हैं? ये हम दोनों को सोचना चाहिए। ये 2 बार तो वो हमारे साथ कर चुका है भाई, और जो सऊदी प्रिंस, क्राउन प्रिंस के साथ किया, वो तो भूतों ने भविष्य थे, वो तो डिप्लोमेसी की भाषा ही नहीं। तो आशीष भाई, अल्टीमेटली जो ईरान कह रहा है ना, इसको मान करके चलिएगा। एक नया एक्सिस बनेगा इस लड़ाई के बाद, और उस एक्सिस में जो अमेरिका की हालत होगी ना, हालत कोई आपकी भी बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, माफ कीजिएगा, अपना भी ऐसे डंका बजेगा। हमारी तो हम 3 में है ना, 13 में, तो हम गलत बातें नहीं करती। हाँ, तो जो पूरी परिस्थिति बनेगी ना, बहुत ही घातक होगी। और अमेरिका के पीछे, इजराइल के पीछे जो खड़े हुए आप जाकर के, इसके लिए आशीष भाई माफ कीजिएगा, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, पीढ़ियां माफ नहीं करेगी, इसको नहीं करेंगी। भारत की पीढ़ियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आगे एक और दिखा दूं, अब वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जरा देखिएगा, अगले टारगेट भी बताना जरूरी है। IRGC नेवी लॉन्चेज रिटेलिएशनरी स्ट्राइक्स ऑन US इजरायली टारगेट्स। नंबर 1, ये जो टारगेट किया है, और आगे कमिंग सून चौथे नंबर पर है। नंबर 1, अमेरिकन स्टील इंडस्ट्रीज इन अबू धाबी अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री, अल हद इंडस्ट्रियल सिटी बहरीन, रिमेनिंग एल्युमिनियम इंफ्रास्ट्रक्चर इन बहरीन। और 4 नंबर पर देखिए, कमिंग सून। ये हॉलीवुड की फिल्म छोड़ करके IRGC की फिल्म देखना शुरू करे ट्रम्प, तब उसको समझ में आएगा। ये 3 फिल्मों का नाम है, चौथा कमिंग सून है। ये देखिए स्टाइल, कितनी तबाही है। लेकिन भाई, ईरान को मानना पड़ेगा, कुछ मामलों में तो ईरान ने फैन बना लिया। जरा कमांडर को भी सुनवा दीजिए, ईरानियन कमांडर को सुनवाइए, IRGC के प्रवक्ता। We send a message to our American and Zionist adversaries. Your information about our capabilities, military power, and equipment is incomplete. You know nothing of our vast and strategic capacities. Do not assume that you have destroyed our strategic missile production centers, long-range offensive drones, advanced air defense systems, electronic warfare capabilities, or our specialized equipment.
Such assumptions will only draw you deeper into the quagmire you are already in. The sites you believe you have targeted are insignificant. Our strategic military production takes place in locations you are completely unaware of and will never be able to reach. Do not attempt to count our missiles, drones, or strategic assets. You will be mistaken and achieve nothing. You must answer to the honorable and proud Muslim nation for the aggression you initiated. With trust in Almighty God, this war will continue until your humiliation, defeat, lasting regret, and ultimate surrender are certain. Following the heavy and unimaginable blows you have already received, you should expect more forceful, wider, and more devastating actions from us. सुन लिया ना आपने? अमेरिका और इजराइल ये हमारी सैन्य क्षमता की इनको अधूरी और गलत समझ है। पहले तो ये अपनी समझ दुरुस्त करें, उसको पूरी करें और दुरुस्त करें, तब युद्ध में आगे के बारे में सोचें। वो बैठ करके कैमरे के आगे बोलते रहना कि खत्म कर दिया, मिटा दिया, नौसेना गई, वायुसेना गई, आर्मी गई, हमारी मुट्ठी में है। जब तुम्हारी मुट्ठी में ही है तो डील किससे कर रहे हो भैया? तब किससे डील करना है? मतलब कितना कंट्राडिक्शन है। वाकई कह रहा हूं कि ये दौर पूरी दुनिया के लिए ये पूरी दुनिया के लिए, हेमंत भाई, भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत चुनौती भरा वक्त है ये दौर। ऐसे लोग हैं, कहते हैं पूरी मुट्ठी में ईरान की आर्मी हमारी मुट्ठी में है, लेकिन हमसे अगर डील नहीं करेगा तो हम पाषाण युग में पहुंचा देंगे। अरे तुम्हारी मुट्ठी में है तो डील करने के लिए क्या दिक्कत है? फिर मुट्ठी में है तो उससे डील क्या करना है? ईरान मुझको सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था, लेकिन ईरान डील नहीं कर रहा है। बताओ, सुप्रीम लीडर बनाने को तैयार था लेकिन डील करने को नहीं तैयार है। आशीष भाई, इस पे आप 4 दिन चर्चा कर लो। निष्कर्ष एक लाइन का निष्कर्ष पहुंचेगा। जब आपने चुनाव जोकर का किया है तो सर्कस दिखेगी। बिल्कुल दिखेगा। सिंपल सी बात है। व्हेन यू इलेक्ट ए क्लाउन, you have to wait for the circus that is coming. It's as simple as that. Hats off to American people, hats off to the bhagts who have elected him, or hats off to our people also who have elected even a bigger or smaller, I don't know. ये दुनिया में जैसे कह रहा हूं ना, अभी एजेंट ऑरेंज मैंने बताया कि हवा में गिरा तो जमीन और जंगल सब, हवा में पता नहीं कौन सा ये एलियंस वगैरह लग रहा है, कोई ऐसा केमिकल डाल दिए इंडियन इस हमारे धरती के वातावरण में, जो है वायुमंडल में, जो पूरी दुनिया में लोगों ने सूंघा। हर देश में कमोबेश यही स्थिति है, हर देश में कमोबेश यही स्थिति है। सबने अनूठे जो है, अद्वितीय, अद्भुत, नहीं आशीष भाई, ऐसा नहीं है। ना, आप गलत सोच रहे हो। आपकी जो प्रिय, आप भी उनको बड़ा लाइक करते हैं, मेलोनी, वो लगातार आपने 10 दिन पहले ऑब्जर्व किया हो तो वो अमेरिका की मदद उसके साथ दिखाई दे रही थी। उसके खिलाफ जो बच्चियों वाले मामले में एक बड़ा प्रदर्शन इटली के अंदर हो गया, याद है आपको? भाई साहब, उसी पल उसने अपनी पूरी लाइन बदल ली और आज ट्रंप के खिलाफ सबसे मुखर है वो, सबसे मुखर। तो ऐसा नहीं है। इन अनाड़ी और जो ये बेहुदे जो राइटिस्ट हैं, राइट विंगर्स, इनमें भी कुछ लोगों को अपना भूत भविष्य पता है। तो इटली वाली तुरंत सीधी होगी। कुछ उस दिन जिस दिन वो हवा गुजरी होगी, वो कुछ उस दिन जो है ना, लेट से उठे होंगे, वो कम इनहेल कर पाए होंगे, इसलिए हवा का असर है, इनहेल कम कर पाए, इसलिए थोड़े बहुत उनकी बुद्धि में भी है, सक्रिय है बुद्धि। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे अपडेट के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।